Good morning, everyone, and welcome to Concrete Technology Unit 2 Properties of Aggregates and Lecture 3rd Properties of Aggregate, in which we shall be discussing about surface texture, strength, bulk density, specific gravity, and etc. तो जो प्रॉपर्टीज हमने अभी तक नहीं देखे हैं उसको आज देखना है, बिकॉज लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेप एंड साइज के बारे में देखा था कि वो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और उसका जो इफेक्ट है हमारे कंक्रीटिंग में क्या होता है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने देखा है। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें आप लोग देखेंगे कि सरफेस टेक्सचर का क्या रोल है। जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो जो एग्रीगेट यूज करेंगे उसका जो सरफेस टेक्सचर है उसका क्या रोल होगा, स्ट्रेंथ का क्या रोल होगा, बल्क डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। और समय अगर और रहेगा हमारे पास तो और भी एक दो प्रॉपर्टीज को आज देख लेंगे, अदरवाइज वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो चलते हैं हम लोग अपने नोट्स पे। आई हैव सेंड द नोट इन गूगल क्लासरूम ऑल्सो। ओके, सो यहाँ देखेंगे हम लोग जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज सरफेस टेक्सचर। तो सरफेस टेक्सचर के बारे में आपने लास्ट क्लास में सुना होगा, जब हम लोग शेप की बात कर रहे थे तो उस समय सरफेस टेक्सचर भी एक पॉइंट आया था कि अगर सरफेस टेक्सचर स्मूथ है तो क्या हो सकता है और रफ है तो क्या हो सकता है। दो चीजें आई थी, ठीक है, स्मूथ और रफ। तो जो आपने देखा होगा कि राउंडेड एग्रीगेट्स की बात करते थे, ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप हमने देखा था राउंडेड एग्रीगेट्स, एंगुलर एग्रीगेट्स, फ्लैकी, एलोंगेटेड, ये सारी चीजें। तो जो स्मूथ एग्रीगेट है उसमें आपने देखा होगा जो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं उसका जो सरफेस है उसका सरफेस टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ रहता है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, आपके आसपास में एग्रीगेट है तो आप देखेंगे कि उसका जो सरफेस है वो स्मूथ रहता है, रेदर जो आपका एंगुलर है या जो भी अदर काइंड ऑफ एग्रीगेट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। सरफेस टेक्सचर इज द प्रॉपर्टीज the measure of which depends upon the relative degree of which particle surface are polished or dull, ठीक है। इसको हम लोग पॉलिश्ड बोल सकते हैं, जो स्मूथ होगा उसको समझिए पॉलिश्ड बोल सकते हो आप, जो रफ है मतलब वो डल सरफेस है, डल सरफेस टेक्सचर है, ठीक है, ये चीजें। और स्मूथ और रफ यहाँ लिखा हुआ भी है। So surface texture depends upon hardness, grain size, pore structure or structure of the rock and the degree to which force acting on the particle surface have smoothened or roughened it। तो स्मूथ और रफेंड का मतलब क्या हुआ, जो वेदरिंग एक्शन है, जो फोर्स होते हैं ना, ठीक है, जो रॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है, आप समझिए इग्निशियस रॉक है, उसके बाद फिर सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, तो रॉक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्लस वहां से हम लोग क्रश करके लेके आते हैं, ठीक है, क्वेरिंग करके क्रश करके हम लोग यूज कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट कितना बार उसको क्रश कर रहे हैं तो वहां क्या लग रहा है, फोर्स के थ्रू ही तो क्रश कर रहे हैं, तो ये चीजें आ रही है, प्लस वेदरिंग के कारण भी चीजें होती है। तो ये सब चीजों के कारण क्या है, सरफेस टेक्सचर उसका चेंज करता है। तो ये डिपेंड करेगा आपका किस पे, जो आपका क्रशर है, जो क्रशर से आप जो एग्रीगेट को, बड़े बड़े बोल्डर्स को आप क्रश करके छोटा छोटा पार्टिकल तैयार कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा जो हमारा सरफेस टेक्सचर होगा, ठीक है, एक फैक्टर वो भी है। तो इसके अलावा जो चीजें हैं, जैसे हार्डनेस की बात कर रहे हैं तो एक हार्डनेस फैक्टर आ गया। ग्रेन साइज का मतलब होता है एक पार्टिकल का साइज, एक एग्रीगेट का साइज, ठीक है। पोर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ज्यादा पोर होगा मतलब वो समझिए थोड़ा रफ लगेगा आपको, ठीक है। जो स्मूथ है, पॉलिश्ड है, उसमें पोर स्ट्रक्चर कम होगा। पोर मतलब क्या होता है, जो वॉइड्स की बात करें, छेद की बात कर रहे हैं आपका सरफेस ऑफ एग्रीगेट में, तो इतना फाइन रहता है कि वो दिखेगा नहीं नेकेड आई से, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि ज्यादा पोरस हो तो आपको दिख सकता है कि हाँ ये पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वॉइड होता है, छेद होता है, राइट, इस तरह से होल्स होते हैं, वो चीजें। तो ये है सरफेस टेक्सचर आपका। एज सरफेस स्मूथनेस इंक्रीजेज कॉन्टेक्ट एरिया डिक्रीजेज, राइट। तो एक चीज और है कि जैसे सरफेस स्मूथनेस घटेगा तो जो हमारा कॉन्टेक्ट एरिया है, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, दो, एक ये दिख रहा होगा आपको, एक दिख रहा, तो दोनों में क्या है, कॉन्टेक्ट एरिया इस पे कम है, देख रहे हैं कि एक ही सरफेस पे दिख रहा है आपको, और अगर पूरा देखेंगे एरिया अगर निकाल के इसका, तो इसका कॉन्टेक्ट एरिया हमको कम आएगा, रेदर जो आपका रफ होगा उसमें कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा मिलेगा। तो जहां कॉन्टेक्ट एरिया कम मिलेगा वहां पे हमारा सीमेंट पेस्ट हर जगह, जितना जगह है उतना ही पहुंचेगा। कॉन्टेक्ट एरिया कम है इसका मतलब बॉन्डिंग भी उतना ही एरिया में होगा, ठीक है।
तो अगर एरिया जो लेस है इसका मतलब बॉन्डिंग एरिया भी लेस है, मतलब बॉन्डिंग भी लेस होगा, मतलब हमारा, आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि जो राउंडेड एग्रीगेट्स होते हैं, जो स्मूथ एग्रीगेट होते हैं, उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग थोड़ा सा वीक रहता है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो होगा उसमें कम रहेगा देन जो आपका रफ पार्टिकल का है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है कि एज सरफेस स्मूथनेस इंक्रीजेज कॉन्टेक्ट एरिया डिक्रीजेज एंड हैंस लेस बॉन्डिंग एरिया देन अ रफ पार्टिकल ऑफ सेम वॉल्यूम। तो रफ पार्टिकल जो होगा उसमें बॉन्डिंग एरिया ज्यादा मिलेगा, कॉन्टेक्ट एरिया जो होगा वहां ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए उसमें बॉन्डिंग ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिलेगा जो रफ पार्टिकल्स होंगे, रफ एग्रीगेट्स होंगे, राइट। लेकिन जो स्मूथ है उसमें आपका समझिए कॉन्टेक्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉन्डिंग एरिया भी घट गया और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट रहा है। तो ये चीजें हैं। तो एक ही फायदा आपने देखा होगा कि स्मूथ में क्या हो रहा है कि हमारा वर्केबिलिटी जो है वो काफी आसान हो जा रहा है, उसको मिलाने में और उसको जो है ना तैयार करने में आपको ये चीजें आसान हो जा रही है। उसमें वाटर का कंटेंट कम लग रहा है, सीमेंट कंटेंट कम लग रहा है, राइट। जो एक W/C का रेशियो मैंने आपको बोला था, वाटर बाई सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो ये आपको किस में ज्यादा लगेगा वाटर सीमेंट रेशियो, बताइए एक आदमी। रफ पार्टिकल में सर। हाँ, रफ पार्टिकल में आपको वाटर सीमेंट का रेशियो ज्यादा वहां रिक्वायर होगा, राइट, देन आपको राउंडेड। चलिए, रफ टेक्सचर एग्रीगेट डेवलप्स हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट देन स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट। ये भी बात में हम लोग ने डिस्कस कर ली है। तो जो आपका रफ टेक्सचर पार्टिकल होगा उसमें आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा होगा, तो उसको जो कंक्रीट में यूज करेंगे तो कंक्रीट हमारा स्ट्रांग होगा ज्यादा, और आपका जब स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट हो उसमें थोड़ा सा कम होगा, ठीक। तो ये चीज है, लेकिन यूज हम दोनों का करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम यूज किसी इसका रफ पार्टिकल को हटा दिया या स्मूथ को हटा दिया, ये नहीं करना। मतलब आपका जो पार्टिकल रहेगा, जो मैंने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, वहां पे एक बात कहा था मैंने कि वेल ग्रेडेड, ठीक है, पुअरली ग्रेडेड, इस तरह का। तो अगर मान लिया हर सेक्शन का, हर साइज का पार्टिकल हमारे एग्रीगेट में है, तो उससे जो कंक्रीट बनेगा वो अच्छा ही बनेगा, राइट। उसमें आपको जब कॉम्पैक्ट कीजिएगा, उसको जब प्लेस कीजिएगा, तब उसमें क्या होगा कि वाइट कम रहेंगे, सब साइज का पार्टिकल रहेगा तो सारा वाइट फिल हो जाएगा। बट यहाँ जो बात कर रहे हैं ये हम लोग सिर्फ एक एग्रीगेट की बात करें कि एग्रीगेट में जो है हमारा उसका सरफेस पे क्या अगर मान लीजिए स्मूथ होगा तो क्या होगा, रफ होगा तो क्या होगा, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है हम लोगों को कि रफ टेक्सचर एग्रीगेट का ही खाली यूज करें, ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग सिर्फ स्मूथ का यूज करें, ये चीज नहीं। आपको एक सबको यूज करना है। प्लस एक चीज और डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब जब आप डिजाइन करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए आप मतलब इकोनॉमिकल चाहते हैं कंक्रीटिंग करना, वहां पे कुछ केस हो सकता है कि हम लोग ज्यादातर मात्रा में राउंडेड एग्रीगेट का यूज करें ताकि वाटर सीमेंट रेशियो कम लगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और जो उससे स्ट्रेंथ आ रहा है अगर हम उसी स्ट्रेंथ से हमारा काम चल जाता है तो क्या दिक्कत है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं, आपको दो तरह के यहाँ जनरली देखने को मिलेंगे टेक्सचर, एक स्मूथ हो गया, एक रफ हो गया, ये चीजें हैं। अब देखिए एज पर जो IS कोड अलग अलग टाइप के सरफेस टेक्सचर दिए गए हैं, ठीक है, इसको आप लिस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज एज पर IS 383 कोड के बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में ही। तो एज पर IS 383 द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स आर एज फॉलोइंग। यहाँ देख लीजिए आप, इसको 5 ग्रुप में रखा गया है। एक को बोल रहे हैं ग्लासी, बोल रहे हैं स्मूथ, बोल रहे हैं ग्रेनुलर, बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन, बोल रहे हैं हनीकॉम्ब एंड पोरस बोल रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस टेक्सचर हो गए। स्मूथ हो गया एक, तो आप समझ गए। उसके अलावा जो ग्रेनुलर बोल रहे हैं वो सब किस में आएगा, रफ में आ गया। एक होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन वगैरह भी क्या हो गया आपको, वो क्या चीजें हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे जब सॉलिड स्टेट वगैरह पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, तो क्रिस्टलाइन वगैरह चीज पढ़ते होंगे। दो चीजें पढ़ते होंगे, एमरफस पढ़ते होंगे और क्रिस्टलाइन पढ़ते होंगे। दोनों में क्या मीनिंग है, कोई बताएंगे मुझे। हाँ, एमरफस सॉलिड में अरेंजमेंट इरेगुलर होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट रेगुलर होता है। तो जो क्रिस्टलाइन होगा ना वो रिएक्ट नहीं करता है, ये बात होती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन जो होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी चीजें हैं। एमरफस जो होता है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेस का भी फर्क हो जाता है। तो क्रिस्टलाइन में स्पेस कम होता है और एमरफस में स्पेस गैपिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ज्यादा रहता है। ओके, ठीक है। क्रिस्टलाइन में हमारा जो है वहां पे कॉम्पैक्ट चीजें समझ लीजिए कि वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है, एमरफस ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, राइट। तो ये चीजें भी कही जा सकती है। तो इसमें देख लीजिए जो क्रिस्टलाइन होते हैं जनरली हम लोगों को जो है
ये सब किस रेंज का चाहिए, क्रिस्टलाइन चाहिए, क्रिस्टलाइन नेचर का चाहिए, एमरफस नहीं चाहिए। क्योंकि एमरफस होगा तो मान लीजिए जो कंक्रीटिंग हम लोग करते हैं उस पर वेदरिंग एक्शन होता है, मौसम का प्रभाव पड़ता है, प्लस मान लीजिए बहुत सारा चीज है, ठीक है, वेदर में एसिड अटैक हो गया, सल्फेट अटैक हो गया, वो सब चीज होती है, राइट। मतलब केमिकल का मतलब केमिकल से वो रिएक्ट कर जाए, इस तरह की चीजें। तो हमारा ये भी हो कि एग्रीगेट जो है किसी भी केमिकल से रिएक्ट ना करे, इस तरह का भी हमको डिजायरेबल है, राइट। उसको हमको सिर्फ क्या यूज करना है, हमको एग्रीगेट को यूज करना है एज ए इनर्ट मटेरियल, कि हमारा वो स्ट्रेंथ दे, कॉम्पैक्टनेस बनाए, ठीक है, और कंक्रीट तैयार करे। बस हमारा रिएक्शन किससे चाहिए कंक्रीट में, सीमेंट से और वाटर से। इसके अलावा हमको कोई रिएक्शन चाहिए क्या, इन दोनों के बीच का रिएक्शन हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन के अलावा हमको कोई रिएक्शन नहीं चाहिए जनरली, राइट। तो इसके अलावा जो रिएक्शन अगर हो जाता है, मान लीजिए एग्रीगेट जो है अल्कली से रिएक्ट कर जाए, कोई अल्कली हमारे वातावरण में प्रेजेंट है, मतलब जो आपने बनाया है दीवार वगैरह, वॉल वगैरह या छत वगैरह, उसमें स्पिल हो गया, तो उससे रिएक्ट ना करे, ठीक है, या वो चीज़ें क्या है रिएक्ट ना करे और फिर फर्दर कुछ ना बना दे। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए एमरफस चीज़ों का आप यूज करेंगे, अगर एग्रीगेट हमारा एमरफस होगा, कहीं रिएक्टिव होगा, तो वो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करेगा तो डिसइंटीग्रेट करने का चांस रहेगा, टूटने का चांस रहेगा, है ना, तो टूट सकता है। तो ये चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि ज़्यादातर आपको जो नेचुरली एग्रीगेट्स हैं सब में देखेंगे, जो भी फाइन मीडियम कोर्स सारे जो हैं आपको वो क्रिस्टलाइन रहते हैं, ठीक है, इनर्ट माना जाता है कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए क्रिस्टलाइन में अलग अलग टाइप के यहाँ दिख रहे होंगे, फाइन में अलग दिख रहा है, मीडियम में अलग दिख रहा है, कोर्स में आपको अलग दिख रहा होगा। ये नाम दिख रहे हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट्स, यहाँ नेम लिखे हुए हैं और जिसके सरफेस स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। एक और देखिए हॉनीकॉम्ब एंड पोरस। हॉनीकॉम्ब एंड पोरस का मतलब क्या हुआ, उसमें ज्यादा क्या होगा, होल्स रहेंगे, ज्यादा होल्स आपको प्रेजेंट रहेंगे। सपोज कि इस तरह का मान लीजिए, इस तरह का, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हॉनीकॉम्ब है या पोरस है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको मिल गया तो ठीक है, दिस इज पोरस। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा ज्यादा सीमेंट पेस्ट लगेगा, है ना, इसको पोर्स को भरने में, है ना। हो सकता है कहीं वॉइड जो है एयर भरा हुआ रह गया, तो मतलब एयर इसमें जा सकता है, एयर ट्रैप हो सकता है, बाद में जाके फिर वहां पे मतलब डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, ये भी चीजें अनसाउंड होगा, मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो ये चीजें हैं। तो ये डिजायरेबल नहीं होता हम लोगों को कि हमारा जो एग्रीगेट है वो पोरस ज्यादा हो, ये डिजायरेबल नहीं है, ठीक। ये भी चीजें आएंगी अभी जब आप डेंसिटी पढ़िएगा। तो ये सब टाइप्स हैं, इसको जरूर आप लोग एक बार लिख लेंगे कॉपी में लिस्ट करके। और मान लीजिए आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में कि सरफेस टेक्सचर विथ एग्जाम्पल आप लिखिए, तो एक तरह से आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं, है ना। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड आप ये भी लिख सकते हैं, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड दीज आर द सरफेस टेक्सचर अवेलेबल, ठीक है। 5 ग्रुप का सरफेस टेक्सचर आप दिखा देंगे। चलिए सर दोनों का यूज अलग अलग होगा सर? नहीं, इसको अलग अलग समझने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अब मान लीजिए किसी ऐसा एग्रीगेट में ज्यादातर हमको राउंडेड पार्टिकल है ना, ज्यादातर राउंडेड पार्टिकल है, तो हम उसको बोल यस सकते सर। हैं कि यहाँ पे स्मूथ पार्टिकल ज्यादा है, ठीक है। तो वो हो गया ज्यादा है, मतलब वो स्मूथ आपका एग्रीगेट हो गया एक तरह से समझिए, ठीक है, राउंडेड एग्रीगेट है वो। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग, आप ये करना मुश्किल भी है ना। कहीं से भी मान लीजिए मैन्युफैक्चर होके आ रहा है, क्रशिंग करके आ रहा है, या नेचुरल एग्रीगेट ही आप लेकर निकाल के ला रहे हैं, तो उसमें ये नहीं होगा कि सब पार्टिकल राउंडेड ही हो, उसमें सब मिक्सचर रहेगा, उसमें फ्लैकी भी रहेगा, एलोंगेटेड भी रहेगा, ठीक है, आपका एंगुलर भी रहेगा, क्यूबिकल भी रहेगा, सारा चीज उसमें रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग यूज करेंगे, ठीक है, साथ में यूज करना है। बट कहा जाता है कि जहाँ पे हमको ज़्यादा वर्केबिलिटी चाहिए वहाँ पे राउंड को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा कहीं के एग्रीगेट में मात्रा ज़्यादा है राउंडेड का, तो उसका वर्केबिलिटी आपको अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। यस सर। तो अब आते हैं जो स्ट्रेंथ की बात करें कि स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट क्या है, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, तो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जब आप जो एग्रीगेट है उस पर लोड अप्लाई करिए, तो वो उसको रेजिस्टेंस दे, मतलब रेजिस्ट करे लोड को, बियर करे लोड को, टूटे नहीं, है ना। वही लोड हो गया, वही स्ट्रेंथ हो गया उसका। तो ये कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस टू अप्लाइड लोड, राइट, कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड। इस पे हम जनरली आप देखिए जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या लोड आता है, कॉम्प्रेसिव लोड आता है, क्योंकि टेंसाइल लोड उसका वीक होता है। जैसे सीमेंट का भी बात करेंगे तो सीमेंट का भी टेंसाइल लोड कम होता है ना।
जो उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उतना उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, ये भी बात है। मतलब अगर मान लीजिए अगर आप बोल रहे हैं 100% हमारा उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो आप देखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बहुत कम है, ठीक है, 10 से 20% आप समझ लीजिए, उतना भी नहीं, 10 से 15% आप समझ लीजिए, उतना ही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है। तो टेंसाइल का मतलब क्या हुआ कि आप मानिए ऐसे करके खींच रहे हैं दोनों तरफ से, तो ये टेंसाइल नेचर का हो गया। अगर आप दोनों तरफ से कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो ये कॉम्प्रेस नेचर का हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं कॉन्क्रीटिंग वगैरह, इसमें किस तरह का नेचर का फोर्स आएगा, कॉम्प्रेसिव आएगा, टेंसाइल यहाँ नहीं आएगा। टेंसाइल के लिए हम लोग कंक्रीट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिए कि जो भी कॉम्प्रेसिव लोड होगा उसको बेयर करने के लिए हमारा कंक्रीट जो है बेस्ट है, राइट, बेस्ट बोलेंगे उसको आप। और जो भी टेंसाइल लोड है उसके लिए ये पुअर है, बेस्ट नहीं है, पुअर है एकदम। आप समझिए टेंसाइल जहां ही आएगा वहां पे हमको स्टील पे जाना होगा, स्टील का यूज करना होगा, या और अदर तरह के जो भी मेटल्स होते हैं उसका यूज करना पड़ेगा जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना। तो वो चीजें हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो कंक्रीट है उसमें हम लोग छड़ लगाते हैं। छड़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टेंसाइल लोड भी तो आता है ना स्ट्रक्चर में। तो टेंसाइल लोड को कौन बियर करेगा, तो आपका जो स्टील रॉड है वो बियर करेगा टेंसाइल लोड को, और जहां कॉम्प्रेसिव आएगा वहां पे कंक्रीट उसको बियर करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। ये जो है कोई भी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो वहां पे कॉम्प्लेक्स नेचर का फोर्स लगता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का लोड आता है। तो आपको एकदम ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो आपका कंक्रीट है, कंक्रीट इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉम्प्रेसिव लोड। वहां पे कॉम्प्रेसिव लोड ही उसको सूट कर रहा है, मतलब उसके लिए अच्छा है, राइट। अगर मान लीजिए टेंसाइल लोड जहां आ रहा होगा वहां पे हम कंक्रीट का यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अब आते हैं स्ट्रेंथ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ, सॉरी, जो स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें एग्रीगेट का, तो इसका जो भी आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस है किसी भी लोड का, एप्लीकेशन ऑफ लोड का। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ एग्रीगेट में आ रहा है ये जो है, और जो आपका रॉक का एग्रीगेट है, ठीक है, जैसे पेरेंट रॉक जो होगा जहां से टूट के आया है, जो उसका स्ट्रेंथ होगा जो इसका स्ट्रेंथ होगा तो डिफर करेगा, ठीक है। ये सेम होगा ये जरूरी नहीं है। प्लस हम जब स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट की बात करते हैं तो इसको कंक्रीटिंग में लेके चले जाते हैं हम लोग, कि कंक्रीटिंग में इसका स्ट्रेंथ हम लोग देखने चले जाते हैं। So when it is used in making concrete, other factors such as the strength of cement paste or the bond strength between cement paste and aggregate play important role in strength gain of concrete। मतलब जो strength का जो भी पैरामीटर यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या है, हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा जो एग्रीगेट है वो स्ट्रांग तो हो, बट उसका जो स्ट्रेंथ है हमें कहाँ दिखाई देगा, जब हम उसको कंक्रीट में यूज करेंगे। मतलब अगर कंक्रीट का आपको अच्छा स्ट्रेंथ आ रहा है इसका मतलब समझिए आपने एग्रीगेट अच्छा यूज किया है ना। लेकिन मान लीजिए अब हमें एग्रीगेट का भी टेस्टिंग करना है, एग्रीगेट का स्ट्रेंथ कैसे निकालें, तो उसके लिए हम लोग को अलग अलग दो तरह के टर्म्स हैं, दो तरह से इनडायरेक्टली हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। दो चीजें हैं। तो उसके लिए आपको एक क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट हो गया, या एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट के थ्रू निकालते हैं। उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना स्ट्रांग है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। फॉर मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग कंक्रीट स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट्स आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट चाहिए। द फाइन एग्रीगेट्स are used as filler in concrete, whereas coarse aggregate provides strength to the concrete by bonding with cement paste। प्लस देखिए जो स्ट्रेंथ आप यहाँ पे एग्रीगेट का यूज करेंगे, ठीक है, कि हमको अगर स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनाना है तो हमको स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट का जरूरत पड़ेगा, राइट। तो ये चीजें हैं। द फाइन एग्रीगेट आर यूज एज फिलर। जो सैंड होता है ना, फाइन एग्रीगेट जो बोल रहे हो उसको हम लोग एज अ फिलर यूज कर रहे हैं, कि हमारा कंक्रीटिंग हो तो उसमें जो भी जगह होगा उसको भर देगा वो सैंड। तो वो चीजें हैं। वेयर एज कोर्स एग्रीगेट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ। और जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग अगर एग्रीगेट रहेगा तो जब हम कॉम्प्रेसिव टेस्ट करेंगे जो कंक्रीट का, जब उस पर कॉम्प्रेसिव लोड आएगा कंक्रीट पे उसको अच्छे से वो बियर करेगा, मतलब हमारा कंक्रीट भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके बाद एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ।
जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के बीच का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। जो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको होना ही चाहिए, सीमेंट पेस्ट के साथ अच्छा खासा आपको रहना चाहिए। इससे क्या होता है, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है कि हमारा कंक्रीट जो है ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनेगा प्लस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब हो गया हमको सीमेंट अच्छा यूज करना पड़ेगा, एक तो ये भी बात हो गया, और हमको जो कोर्स एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं वो भी अच्छा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों पैरामीटर आप देखिए, ये भी स्ट्रेंथ आएगा, सीमेंट बॉन्ड करेगा ना, तो एक स्ट्रेंथ तो यहाँ हो गया, प्लस ये कोर्स एग्रीगेट जो सेल्फ इसका भी स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एक चीज देखिए, जनरली जितने भी आप नेचुरली अवेलेबल एग्रीगेट देखते हैं, सबका जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छा होता है, राइट। इसमें डाउट नहीं है, आप टेस्ट करके देखेंगे, आपको ज्यादातर केसेस में अच्छा मिलता है। सो बाय एंड लार्ज नेचुरली अवेलेबल एग्रीगेट्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर मेकिंग नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। सो कहा जा रहा है कि ज्यादातर मात्रा में जो भी आपको एग्रीगेट मिल रहे हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो नॉर्मल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट आप बनाना चाहते हो बना पाएंगे, है ना। तो ये चीजें, और आपको समस्या नहीं है ज़्यादा स्ट्रेंथ का, क्योंकि आप देखिएगा घरों में जो गिट्टी वगैरह आता है तो हम लोग उसको टेस्ट थोड़ा ना करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा एग्रीगेट्स है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कंक्रीट बना सकता है, बट टेस्टिंग करना चाहिए, राइट, टेस्टिंग करना चाहिए। तो जनरली जो भी टेस्ट होता है वो सीमेंट पे होता है, एग्रीगेट पे नहीं किया जाता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो भी नेचुरली अवेलेबल एग्रीगेट्स है ज़्यादातर आपको स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, मजबूत है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये भी बिलीफ है अभी कि जो भी नेचुरल एग्रीगेट है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको ज़्यादा ये टेस्टिंग और इस पर नहीं जाता है लोग, बट चलिए टेस्टिंग करना चाहिए। उसके अलावा इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट स्पेशली कोर्स एग्रीगेट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट एंड एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। मतलब जो कोर्स एग्रीगेट है उसका हम यहाँ पे टेस्ट आपको बता रहे हैं। तो कोर्स एग्रीगेट का जो टेस्ट करेंगे स्ट्रेंथ निकालने के लिए, वो क्या करते हैं हम लोग, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, ये एक टेस्ट होता है उससे निकालते हैं, या एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू तो इससे निकालते हैं। दो टेस्ट होता है, राइट। तो एक हम लोग बोल रहे हैं आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक, और एक बोला जा रहा है आपको इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। तो इन दोनों केसेस में क्या करते हैं कि इसमें तो जो कॉम्प्रेसिव लोड है ना इस पे यूज करते हैं, राइट। कॉम्प्रेसिव लोड हम लोग कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन जो मैंने बताया था आपको, उसी में एक मोल्ड लेते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका गिट्टी है उसको भर देते हैं, ठीक। इसमें हम लोग गिट्टी को भर देंगे, जो गिट्टी आपका उसको भर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, नीचे से यहाँ सपोर्ट रहेगा, ऊपर से कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई होगा, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसके अंदर जाएगा, ये पूरा इसको कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद जहाँ पे ये क्रश हो जाएगा, ठीक है, पूरा क्रश करना है इसको आपको। जो मान लीजिए सॉलिड आपको गिट्टी दिख रहा है जिस अवस्था में अभी स्टेट में, वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके पाउडर बन जाएगा, समझ गए। इस तरह से उसको क्रश करना है। तो ऊपर से यहाँ से फोर्स लगेगा दोनों तरफ से, तो पी आपको एक लोड निकल के आ जाएगा, फेलियर लोड। तो उस लोड के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है। तो ये चीज हम लोग टेस्ट में देखेंगे, राइट। प्लस एक चीज और मैं बता दूं कि आप एक एग्रीगेट का टेस्ट नहीं कर सकते, राइट, ये फिजिबल नहीं है, ये काफी डिफिकल्ट है कि हम एक एग्रीगेट को टेस्ट करें, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका बल्क स्ट्रेंथ निकालते हैं, बल्क कंक्रीट क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो बल्क कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा एग्रीगेट को एक साथ हम लोग कॉम्पैक्ट करके निकाल लेते हैं, ठीक। तो मोल्ड में हम लोग उसको भर लेते हैं टेम्परिंग कर करके, और तब उसको टेस्ट करते हैं। तो उससे जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ आएगा वो बताएगा आपको कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका एग्रीगेट है। तो एक चीज से पता चल जाएगा। एक और होता है इम्पैक्ट टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नीचे हमारा ये मोल्ड है, ठीक है, इसमें हमने भर दिया एग्रीगेट को। उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर से जो है एक लोड को, इम्पैक्ट को हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं, और ऊपर से ये डायरेक्टली नीचे गिरता है, राइट। तो यहाँ जब नीचे इस पे गिरेगा तो ये इम्पैक्ट के साथ यहाँ पे लोड आता है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट लोड अप्लाई होता है, ठीक, इम्पैक्ट लोड। तो जैसे मान लीजिए रोड वगैरह की बात करें, जैसे रोड में जो आप एग्रीगेट यूज करते हैं, तो उसके लिए हमको ये टेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट लोड। क्योंकि जो देखिए उस पर जो गाड़ियाँ वगैरह चलती है रोड पे, पीसीसी का रोड पे मान लीजिए जो गाड़ी चलेगा,
उस पर कितना इम्पैक्ट लोड आएगा, है ना। एक गाड़ी गया दूसरा आया, एक गाड़ी गया दूसरा आया, किसी का लोड कुछ है, किसी का लोड कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कहीं जर्क होता है, कहीं कुछ होता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो वहाँ पे हमको यूज करना है, इम्पैक्ट लोड का टेस्ट करना पड़ता है, राइट। इम्पैक्ट लोड से टेस्ट हम लोग करेंगे और फिर हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू निकालेंगे कि कितना उसका इम्पैक्ट वैल्यू आता है, और उसके हिसाब से बता सकते हैं कि हाँ हमारा जो एग्रीगेट है ये कितना स्ट्रॉन्ग है और ये सूटेबल है क्या, रोड में यूज करने के लिए सूटेबल है क्या, किसी और एप्लीकेशन में यूज करने के लिए, इस तरह से। चलिए, तो हम लोग को बस यहाँ इतना समझना है कि जो हमारा नेचुरली अवेलेबल एग्रीगेट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारा नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए उसका काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट टेस्ट करना है तो हम सिंगल एग्रीगेट का टेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बल्क में उसको टेस्ट करते हैं। मतलब एक साथ इतना को ले लिए तब क्रश करके हम लोग देख रहे हैं। तो इसका सिंगल को हम लोग बहुत डिफिकल्ट है इंडिविजुअल एग्रीगेट का स्ट्रेंथ निकालना, ठीक है। तो इसके लिए सोचना भी नहीं है कि किसी के दिमाग में आ रही एगो एग्रीगेट जो है उसका हम क्यों नहीं निकालते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ है उसका भी, लेकिन ये डिफिकल्ट है कि हम लोग निकालें, ठीक है, ये फिजिबल भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग डेंसिटी की ओर। अब डेंसिटी का क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगा, है ना। चलिए, तो बल्क डेंसिटी, अब बल्क डेंसिटी का कहने का मतलब क्या होता है और डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में क्या डिफरेंस हो गया, दो चीजें हैं। तो बल्क डेंसिटी जहां ही बोल रहे हैं आपको, इसका मतलब आप समझिए कि किसी एक कंटेनर को आप ले लेते हैं। चलिए, ये वॉल्यूम का हम लोग कंटेनर ले लिए, वॉल्यूम का हम लोग कंटेनर एक मान लेते हैं 3 लीटर का है, ठीक है, 3 लीटर वॉल्यूम का एक कंटेनर है। अब इसमें हम लोग क्या करें कि इसमें हम लोग एग्रीगेट को भर देते हैं, ठीक। इसमें हम लोगों ने एग्रीगेट को भर दिया, पूरा फुल कर दिया, पूरा फुल करके इसमें हम लोग एग्रीगेट को भर दिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो आपको नोन है, वॉल्यूम पता है, 3 लीटर का ये कैपेसिटी का सिलेंडर है, उसमें हम लोगों ने एग्रीगेट को भर दिया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे कि इसके अंदर कितना एग्रीगेट है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार एम्प्टी मतलब खाली कंटेनर को वेट कर लेंगे और दूसरी बार हम लोग भर के उसको वेट कर लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो जो वेट निकल के आएगा, वेट ऑफ एग्रीगेट जो आएगा इसके अंदर, वेट ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, ये जो आएगा आपको, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेट ऑफ एग्रीगेट अपन वॉल्यूम कर देंगे तो आपका बल्क डेंसिटी निकल जाएगा। क्यों अब इसको बल्क बोल रहे हैं, यहाँ समझने की एक बात है कि जब इसको कॉम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको भर दे रहे हैं। तो ये आपको लूज कंडीशन में है, ये कॉम्पैक्ट कंडीशन में नहीं है, ठीक है। इसको भर दे रहे हैं तो ये लूज कंडीशन में है, प्लस इसमें वॉइड रहेगा, इसमें एयर प्रेजेंट रहेगा। तो जहां भी एयर रहेगा, ठीक है, वहां पे आपको समझिए कि उसको हम लोग बोल रहे हैं बल्क। मतलब एयर है, वॉइड का स्पेस वगैरह है, वो तो हम माइनस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा भरा है एग्रीगेट से, लेकिन इसमें आपको वॉइड भी प्रेजेंट है, वाइड होगा और छोटा छोटा गैप बचा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंक्रीट नहीं बना रहे हैं कि हम लोग सैंड यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं कि पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, एक भी वहाँ पे होल नहीं बचेगा, एक भी वाइड नहीं बचेगा। लेकिन जैसे हम लोग एग्रीगेट को भरेंगे, तो आप कोर्स एग्रीगेट को मान लीजिए भर रहे हैं, तो आप देखेंगे कोर्स एग्रीगेट को भर के देखिए, उसमें वाइड आपको ज़्यादा दिखेगा, ये समझ में आएगा आपको। तो इसको हम लोग करके अगर करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ से जो वेट आएगा अपन वॉल्यूम करेंगे, वही आपका बल्क डेंसिटी हो गया। एक तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आप इसको लूज नहीं करके कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो उसको बोलेंगे कॉम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी, ठीक है। कॉम्पैक्ट करके हम लोग करेंगे तो कॉम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी। तो जो भी आपका एग्रीगेट है, इसका हम लोग जनरली जो निकालते हैं डेंसिटी, उसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी, बिकॉज जो हमारा वॉइड है, जो हमारा एयर का वॉल्यूम है, ये इसमें से नहीं निकालते हैं, ये इसी में इंक्लूड है ना। ये 3 लीटर जो वॉल्यूम है, इसमें आप समझिए वॉल्यूम ऑफ जो एग्रीगेट है वो तो है ही, प्लस जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होते हैं वो भी है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो गया, एयर जो बोलते हैं वो हो गया, सब इसमें है। इस कारण से हमारा आपका ये चीज़ आ रही है, राइट। इसको बल्क बोल रहे हैं। तो बल्क डेंसिटी से ही हम लोग इसको निकालते हैं हमेशा, जो आपका एग्रीगेट होता है। इट गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेप एंड ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। मतलब
अब बल्क डेंसिटी से हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये साइज क्या है, शेप क्या है, या इसका ग्रेडिंग क्या है। अब ग्रेडिंग कहने का मतलब क्या हुआ? तो ग्रेडिंग कहने का मतलब हुआ कि इसमें किस किस साइज रेंज का पार्टिकल है, राइट। जो मैंने आपको दिखाया था कि 10 mm हो गया, ये हो गया, या 2 mm हो गया। तो इस तरह के रेंज में अगर हम जाएंगे कि इस रेंज में से किस रेंज का पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। या कोर्स की बात करेंगे तो 40, 20, ठीक है, 16 हो गया आपका, 12.5 हो गया, 10 हो गया, तो वो सब। तो ये ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि ग्रेडिंग कैसा है। मान लीजिए ग्रेडिंग जिसका ज्यादा अच्छा होगा, मतलब वेल ग्रेडेड होगा, उसमें हर तरह का पार्टिकल होगा। और अगर हर तरह का पार्टिकल होगा तो वॉइड कम होगा। अगर मानिए एक ही तरह का ज्यादा पार्टिकल होगा तो वॉइड ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है चीज ये सब? बोलिए। यस सर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ देख लीजिए, जो बल्क डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नोन कंटेनर लेंगे, उसमें हम लोग एग्रीगेट को भर के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लेके आए तो केजी पर लीटर, ठीक है, केजी पर लीटर में इसको हम लोग ये डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए हमारा वेट जो है इसमें आता है 5-6 केजी मान लेते हैं, वेट हमारा निकल के आया 5.6 केजी। तो मुझे बताइए कि बल्क डेंसिटी कितना हो जाएगा? 1.9 सर। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 5.6 अपॉन 3 कितना है? 1.9। बोलिए। यस सर, अप्रॉक्स आएगा। ओके, उसके बाद आपको फिर मतलब ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो ये किस यूनिट में आएगा? केजी पर लीटर। केजी पर लीटर सर। ठीक है, केजी पर लीटर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए और आगे देखते हैं। ये तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और आप देखिए यहाँ पे लिखा है, द हाइयर द बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, हाइयर द बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, द लोअर इज द वॉइड कंटेंट। ठीक है, लोअर इज द वॉइड कंटेंट। ये वॉइड कंटेंट को कौन भरता है? कंक्रीट की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे वॉइड को कौन भरेगा मुझे बताइए। हाँ, मान लीजिए ये हमने एग्रीगेट यूज कर लिया है, ये हमने एग्रीगेट यूज कर लिया, इस तरह कुछ एग्रीगेट है, इस तरह कुछ एग्रीगेट है। तो कंक्रीट की हम बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट में जो वॉइड होगा उसको भरने के लिए हमारे पास दो चीज है। इसके लिए है आपके पहले तो एक तो आपको सैंड से भर जाएगा, राइट। सैंड से भरने के बाद जो सीमेंट पेस्ट है इसका भी तो कुछ वॉल्यूम है, प्लस ये, इन दोनों के मिलने के कारण भी हमारा ये कॉम्पैक्ट बन जाएगा, मतलब कहीं जगह ही नहीं बचेगा, पूरा कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर तैयार होगा जो हमारा कंक्रीट तैयार होगा। ठीक है, यही हमारा कंक्रीट तैयार हो जाएगा। तो जो वाइड मानी जितना कम होगा हमारे लिए उतना अच्छा ये कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, इसीलिए जो बल्क डेंसिटी अगर हमारे कोर्स एग्रीगेट का ज्यादा है, इसका मतलब वाइड हमारा कम होगा और वो आपको ज्यादा अच्छा है यूज करना कंक्रीट में, इसलिए हमारा बल्क डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। The sample which gives minimum voids or one which gives maximum bulk density is taken as the right sample of aggregate for making economical concrete mix. तो इकोनॉमिकल अगर कंक्रीटिंग करना है आपको तो उसका बल्क डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, राइट। ये चीज़ आपको अब समझ लेना है। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ हम क्यों नहीं सिर्फ 10 mm का पार्टिकल यूज कर रहे हैं। अगर सोचिए 10 mm का कीजिएगा तो सब एक के साइज का रहेगा, और सब एक के साइज का रहेगा आपको, तो आप देखेंगे कि यहाँ वॉइड बहुत रह गया, तो यहाँ वॉइड बहुत ज़्यादा रह जाएगा। ठीक है, वॉइड बढ़ जाएगा जब एक तरह का यूज करेंगे। अगर मानिए सब अलग अलग पार्टिकल छोटा छोटा सब पार्टिकल रहेगा तो आपका वॉइड कम होगा, क्योंकि ये सब छोटा छोटा पार्टिकल रहेगा तो छोटा छोटा जगह भर देगा। ठीक है, तो इस केस में वॉइड डिक्रीज करेगा, है ना। और अगर मान लीजिए तो इसी में हमको बोल रहे थे आपको कि पार्टिकल का ग्रेडिंग जो है वो भी डिपेंड कर रहा है कि ग्रेडिंग जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। ग्रेडिंग मतलब जो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब में रहना चाहिए, हर रेंज का हमारे पास एग्रीगेट का पार्टिकल हो ना।
अगर आप एक ही रेंज का पार्टिकल यूज करेंगे तो पुअर ग्रेडेड बोलेंगे, पुअर ग्रेडेड से हमारा वॉइड ज़्यादा रहेगा और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो bulk density of aggregate is used in making concrete mix design, in making lightweight or heavyweight concrete, for volume batching and proportioning of ingredient। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट आता है, चलिए ये देखिए जो बोल रहे हैं बल्क डेंसिटी का यूज जो है आपको जब डिजाइन मिक्स करते हैं ना कंक्रीट का, अब जैसे मैंने बताया आपको कि वन आपका 1:x:y कर दिए, ये आपका सीमेंट है मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका सैंड है, तो इसको हम किस रेंज में रखें, राइट, ग्रेवल जो कोर्स एग्रेगेट बोल रहे हैं, तो इसको किस रेंज में रखें, इस मिक्स को कैसे बनाएं, इसको तैयार करने के लिए हमको डिजाइन मिक्स की आवश्यकता पड़ती है, राइट, कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने के लिए ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता चलेगा आगे चल के कि बल्क डेंसिटी, यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता रहेगा तो आप ये कैलकुलेशन ही नहीं कर पाइएगा कंक्रीट मिक्स डिजाइन का, इसीलिए बल्क डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कहीं लाइट वेट कंक्रीटिंग करना है, आपको हैवी वेट कंक्रीटिंग करना है, उस केस में भी बल्क डेंसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, राइट, जब भी हैवी वेट की बात कर रहे हैं या लाइट वेट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ, बल्क डेंसिटी मतलब क्या हुआ कि जब आप, जैसे ये क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम है, राइट, तो अगर इसको हम घटाएंगे, जैसे इसको मान लीजिए ये बढ़ाना है, इसको पूरे को बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, हमको वॉल्यूम घटना चाहिए, तो वॉल्यूम कब घटेगा, जब कॉम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ें हैं, कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगा तो हमारा बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद एक और चीज़ होता है जो बैचिंग फिनोमेना है, बैचिंग सॉरी एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, तो उसको बोलते हैं, दो तरह की बैचिंग होती है। तो बैचिंग से मीनिंग है, मैं बता दूं आपको, जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो वहाँ पे हमको क्या है, आपको सीमेंट हो गया, सैंड हो गया और ग्रेवल हो गया, राइट, इसको बोलिए आप फाइन एग्रीगेट, इसको बोलिए कोर्स एग्रीगेट। तो इसका जब यूज करेंगे तो इसको हम लोग को बैचिंग करना होता है। ठीक है, बैचिंग करने का मतलब क्या हुआ, किस किस प्रोपोर्शन में हमको लेना है, तो सैंड कितना ले रहे हैं, ठीक है, ग्रेवल कितना ले रहे हैं, उस तरह से हम लोग बैचिंग करते हैं। तो बैचिंग करने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए सीमेंट हमने लिया है, जैसे इस तरह कोई मिक्स हमने तैयार कर रहा हूँ मैं कि 1:1.5:3, ठीक, तो मान लीजिए 1 kg हमने सीमेंट लिया है, तो 1.5 kg हमको क्या लेना पड़ेगा, बोलिए, सैंड लेना पड़ेगा 1.5 kg, राइट, 3 kg आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको ग्रेवल लेना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे वेट कर रहे हैं, तो वजन से कर रहे हैं, वेट से कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेट बैचिंग, इसको बोलेंगे वेट बैचिंग, मतलब हम लोग इसको वजन के हिसाब से प्रोपोर्शनिंग कर रहे हैं, बैचिंग कर रहे हैं। ठीक है, वजन कर करके ले रहे हैं, 3 kg लिया ग्रेवल, 1.5 kg लिया आपको सैंड, 1 kg सीमेंट लिया। अब मान लीजिए वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम बैचिंग भी कभी कभी होता है, राइट, जैसे मीटर क्यूब में हम ले अगर इसको 1 मीटर क्यूब इसका, उसके बाद कुछ मीटर क्यूब इसका, 1.5 मीटर क्यूब इसका, 3 मीटर क्यूब इसका, इस तरह से मान लीजिए। तो जब मीटर क्यूब में करेंगे, जब लीटर में करेंगे, तब जाके आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम बैचिंग होगा, उस केस में बल्क डेंसिटी का काफी इंपॉर्टेंस है वहां पे, राइट, ये भी चीजें आती है। तो ये चीजें हैं, जैसे 1 लीटर की बात करेंगे, इसको आपको मीटर में करना है तो आप कर सकते हैं -3 मीटर क्यूब, इस तरह से, राइट, क्योंकि आपको यहाँ पे जो चीजें हैं डेंसिटी वो आपको यहाँ पे यूज होगा। वॉल्यूम बैचिंग के केस में बल्क डेंसिटी का वहाँ कंसिडरेशन होता है, ठीक, तब वहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग लेंगे, और आप समझिए जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा हमारा बल्क डेंसिटी बढ़ेगा, है ना, ये भी चीज़ें। तो ये चीज़ें और आपको क्लियर होगा आगे चल के, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो बल्क डेंसिटी है एग्रीगेट का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़्यादा बल्क डेंसिटी होगा, लोअर वाइड कंटेंट होगा, और हमारा वो अच्छा होगा इकोनॉमिकल कंक्रीट बनाने के लिए। इसके बाद एक और पैरामीटर है, जो अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज ऑफ वाइड निकालना है, ठीक, ये फॉर्मूला देख लीजिए, कहीं मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको नोट कर लिया जाए कि अगर परसेंटेज ऑफ वाइड कहीं पूछा जा रहा है आपसे, ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा एग्रीगेट का, पहले ये पता करना होगा, जो कि अभी आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। तो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पहले नोट होना चाहिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट,
और बल्क डेंसिटी हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो बल्क डेंसिटी तो आपने निकाल लिया। अभी क्या निकाला था एक वैल्यू बताइए तो, 1 पॉइंट कितना था? 1.86 ऐसे करके था। हाँ, तो बल्क डेंसिटी को एक चीज यहाँ ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। बल्क डेंसिटी को हम लोग गामा से डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरह डिनोट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा आया 1.86 kg पर मीटर क्यूब। ये आया था क्या? नहीं सॉरी, लीटर आया था ना, लीटर में आया था। लीटर में था। वेरी गुड, लीटर में आया था। तो लीटर में आया था, तो इतना आया था। अब हम लोग को मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ये हमारा है 2.36 सपोज, इतना है। तो परसेंटेज वॉइड कितना हो जाएगा? 2.36 माइनस 1.86 अपॉन 2.36 निकालिए, कितना आया? एक आदमी बताइए कोई। 21.18% आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो 21% मान लेते हैं। चलिए 21% आया ना, ठीक है। मतलब कहने का कि Yes, sir. हमारा जो वॉइड का परसेंटेज होगा, अगर इस तरह का कोई एग्रीगेट होगा जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होगा, बल्क डेंसिटी ये होगा, तो उसका जो परसेंटेज ऑफ वॉइड है वो 21% उसमें परसेंटेज वॉइड का है। समझ गए? मतलब इतना वॉल्यूम जो है कौन ले रहा है? वॉइड ले रहा है, ठीक है। वॉइड ले रहा है, एयर ले रहा है कहिए, या ये कह सकते हैं कि मतलब उसके बीच में जो गैप है ना, गैप्स होते हैं वो ले रहा है, राइट। जो गैप्स होते हैं तो वही वॉइड्स है, जो गैप्स आपको दिख रहा है वही वॉइड है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप इस तरह से कैलकुलेशन मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस सेशन में। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या रोल है, ठीक है। एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों ने अभी देखा कि कैसे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम उससे परसेंटेज वाइड भी निकालेंगे। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट्स टू द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, राइट। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं। तो एग्रीगेट का निकालना है आपको, तो यूनिट वेट ऑफ जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उसका यूनिट वेट, ठीक। उसके बाद आप नीचे वाटर का यूज कर लीजिए, है ना, इस तरह से। मतलब क्या हुआ, बल्क डेंसिटी आप ले सकते हैं, ऊपर में बल्क डेंसिटी ले लीजिए एग्रीगेट का, और नीचे जो है आपको डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दीजिए, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टैंडर्ड आपको यूनिट वेट लेना है आपको वाटर का। सो यूनिट वेट बोल रहा है, मतलब क्या समझिए कि यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी में क्या फर्क हो गया, कि जैसे होता है ना, डेंसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, केजी पर लीटर में हम लोगों ने निकाला, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, है ना, केजी पर मीटर क्यूब में भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना 1 लीटर को आप क्या कर सकते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ये भी चीज़ है। अब मान लीजिए अगर इसमें निकल गया, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो जैसे मान लीजिए अगर 1 kg पर मीटर क्यूब आपने लिखा, इसमें अगर आप सोचिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो 9.81 होता है ना, 9.81, ठीक है, मीटर, इस तरह से आता है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 kg पर मीटर क्यूब, ये किस में चेंज हो जाएगा बताइए? सर न्यूटन में हो जाएगा, न्यूटन। हाँ, तो ये आपको न्यूटन में चेंज हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। मतलब अगर केजी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। आपको याद होगा फोर्स में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, फोर्स Yes, का जो sir. यूनिट पढ़े होंगे दैट इज न्यूटन, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो उस तरह से, तो ये चीजें हैं, इसको आप चेंज कर करके अलग अलग फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम वाटर के केस की बात करें, तो वाटर का डेंसिटी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो वाटर का डेंसिटी आपको पता है कितना होता है, बताइए? हाँ, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, या तो जैसे 1 जैसे बोलते हैं 1 ग्राम पर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, है ना, बोलते Yes, हैं। sir. इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 1000 जैसे बोला, केजी पर मीटर क्यूब बोल सकते हो। और इसको अगर हम मान लीजिए न्यूटन में बदल दें,
तो मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना न्यूटन आ जाएगा, कितना किलो न्यूटन आ जाएगा, करके बताइए। तो 9.81 से मल्टीप्लाई करिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, बोलिए। 9 से 81। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया 9.81, ठीक है ये, और इधर आपको हो जाएगा न्यूटन, कितना आया। और मान लीजिए इसको किलो न्यूटन में बदल देंगे तो किलो न्यूटन में क्या हो जाएगा, होगा क्या ये, है ना। तो इस तरह से यस सर। इस तरह से आप यूनिट वेट ऑफ वाटर को यूज कर सकते हैं। उसी जो जिस रेंज में हमारा, जिस फॉर्मूला में हमारा ये यूनिट वेट निकलेगा एग्रीगेट का, उसी पे हम लोग वाटर का पुट करके निकाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम आपको एक चीज़ बताएं कि हमारा जो एग्रीगेट है उसका जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमारे पास बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी हमारे पास एग्रीगेट का है, एग्रीगेट का जो बल्क डेंसिटी है मान लीजिए हमारे पास है 1.95 kg पर लीटर। तो बताइए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका निकल जाएगा क्या, तो बताइए। बोलिए 1.95, चलिए थोड़ा इजी करते हैं इसको, और केजी हो गया, इसको मीटर क्यूब में बदल देते हैं। अब निकालिए 1.95 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो आपका यूनिट वेट निकाल के देखेंगे इसका, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ऊपर में लिखेंगे 1.95 इंटू 1000 और नीचे आपका 1000, है ना। ये आ गया, ये आ गया आपको, तो आपका 1.95 आ गया इस तरह से। ठीक है, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है और ऐसे रैंडमली कुछ चूज किया हमने। तो ये चीज़ें आपको जैसे न्यूमेरिकल वगैरह में आएगा, आप सोल्व करेंगे हम लोग तो देख सकते हैं अलग अलग। बस आप ये समझ लीजिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर कैसे यूज करेंगे, क्या होता है वो लिख लीजिए। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 kg पर मीटर क्यूब लिखेंगे, या उसको किलोमीटर पर मीटर क्यूब में क्या लिखते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज मेड यूज ऑफ इन डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपको जब हम लोग यूज करें किसमें, कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेंगे, वहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट पता होना चाहिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट या तो फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट हो, दोनों का आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, दोनों का आपको ये निकालने आना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी और बल्क डेंसिटी आप निकाल सकें। तो ये चीज़ आपको सीखना है आगे चल के भी। तो एक और चीज़ देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट जनरली इज एन इंडिकेटिव ऑफ इट्स क्वालिटी। The specific gravity of the most aggregate varies between 2.6 to 2.8। तो जितने भी आप रॉक्स देख रहे हैं उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसी रेंज में लगभग आपको मिलता है, 2.6 से लेकर 2.8 के बीच में। ए लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में इंडिकेट हाई पोरोसिटी। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोरोसिटी उसमें ज़्यादा है, therefore results in poor durability and low strength। ठीक है, मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है तो आपका उसमें पोरोसिटी ज़्यादा है, पोरस ज़्यादा है, वॉइड ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा ड्यूरेबिलिटी जो है घट जाएगा, स्ट्रेंथ घट जाएगा। हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिव्स द हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट्स। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारा हाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आप समझिए कि ये किससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, जो बल्क डेंसिटी है। तो बल्क डेंसिटी का जो रिलेशन आप देखे होंगे उसी तरह का इसका भी होगा, मतलब बल्क डेंसिटी भी आपको ज़्यादा चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा चाहिए। तो बल्क डेंसिटी हायर होगा मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको हायर होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
और आई होप कि क्लियर हुआ होगा यहाँ तक आप लोगों को। यस सर। ओके, सो इन दिस क्लास दिस इज इट, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। इसका जो भी रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बच गए हैं, मॉइस्चर कंटेंट की बात करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, जो बल्किंग ऑफ सैंड है उसकी बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। तो ये प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एंड देन वी विल मूव टू फर्दर जो आपके सिलेबस में टेस्ट वगैरह हैं उसको करेंगे, तो हमारा ये यूनिट खत्म होगा।